अगर हर साल हजारों लोग प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सुनने में ये एक बहुत सीधा सवाल लगता है ना? सीधा है, पर शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। हाँ, क्योंकि ये सवाल सिर्फ काबिलियत के बारे में नहीं है। ये सीधे आपके आत्मविश्वास पर चोट करता है। बिल्कुल। और यही सवाल राहुल कुमार अपने एक वीडियो की शुरुआत में पूछते हैं। आज हम इन्हीं की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास जो जरिया है वो है राहुल का अपना एजुकेशनल व्लॉग, जहां वो अपनी पूरी यात्रा को बहुत ईमानदारी से बयान करते हैं। और ये सिर्फ एक और रैग्स टू रिचेस या सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस बीच के रास्ते की। हाँ, वो जो धुंधला सा रास्ता होता है ना, हाँ। जहां संघर्ष, शक और थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है। और मुझे लगता है कि यही बात इसे खास बनाती है। ज्यादातर सफलता की कहानियां हमें मंजिल दिखाती हैं, ए से बी तक पहुंचने का एक साफ सुथरा नक्शा। सही बात है। लेकिन असल जिंदगी का नक्शा तो गंदा और उलझा हुआ होता है। राहुल की कहानी उस उलझे हुए नक्शे को समझने की कोशिश है। यहाँ कोई एक्सपर्ट ऊपर से ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि एक साथी मुसाफिर बता रहा है कि देखो, मैं भी इन्हीं गड्ढों से गुजरा हूँ। तो आज हमारा मिशन भी यही है, इस कहानी के असली सबक को निकालना। ये देखना कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, जिसके पास ना कोई खास सहूलियत थी, ना कोई गॉडफादर, वो आत्मसंदेह और असल दुनिया की मुश्किलों से कैसे लड़ा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल कुमार की इस यात्रा से वो कौन से नुस्खे मिलते हैं जो शायद किताबों में नहीं सिखाए जाते। बिल्कुल। चलिए इस कहानी को डीकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राहुल कुमार हैं कौन। उनका व्लॉग बताता है कि वो एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। अब ये शब्द साधारण हम बहुत सुनते हैं, पर मुझे लगता है कि यही कहानी की सबसे बड़ी ताकत छुपी है। हाँ, लेकिन ये साधारण कैग एक दो धारी तलवार भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? एक तरफ ये सुनने वाले को तुरंत जोड़ता है। उन्हें लगता है अरे ये तो मेरे जैसा ही है, इससे एक अपनापन महसूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये कभी-कभी सफलता को और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता? जैसे अगर कोई साधारण बैकग्राउंड से सफल हुआ है तो ये कोई चमत्कार हो गया। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम उस व्यक्ति के असल प्रयास से ज्यादा उसकी साधारण पृष्ठभूमि को हीरो बना देते हैं। कुछ हद तक हाँ। कहानी ये बन जाती है कि देखो इतनी मुश्किलों के बावजूद सफल हुआ, जबकि असली कहानी ये होनी चाहिए कि उसने ऐसा क्या किया कि वो सफल हुआ। राहुल की कहानी इसीलिए असरदार है क्योंकि वो हमें बताती है कि सफलता हालात का नतीजा नहीं, बल्कि आपके चुनाव और आपकी मेहनत के सिस्टम का नतीजा है। ये इस धारणा को तोड़ती है कि सफल होने के लिए माहौल या वो जन्मजात टैलेंट चाहिए। ये कहती है कि असाधारण कोशिशें ज्यादा मायने रखती हैं। और ये जुड़ाव तब और गहरा हो जाता है जब राहुल अपने संघर्षों की बात करते हैं। वो उन चीजों का जिक्र करते हैं जो हर स्टूडेंट की डायरी में लिखी होती हैं। आत्मसंदेह हाँ, खुद पर शौक, कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, फिर परिवार का प्रेशर, समाज की उम्मीदें, सीमित पैसे। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर वो पल जब आपका आत्मविश्वास टूटकर बिखर जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ज्यादातर लोग इन भावनाओं को अपनी निजी नाकामी मानते हैं। सही है। उन्हें लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। राहुल की कहानी ये बताती है कि ये आपकी कमी नहीं, ये इस रास्ते का हिस्सा है। ये समस्याएं नहीं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। डेटा पॉइंट्स, ये थोड़ा समझाइए। तो ये डेटा बता रहा है कि इस परीक्षा का आपकी जिंदगी में कितना महत्व है। जब आप इन भावनाओं को एक दुश्मन की तरह देखने की बजाय एक सिग्नल की तरह देखते हैं, तो आप उनसे लड़ते नहीं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। राहुल ने शायद अनजाने में यही किया। उन्होंने इन बाधाओं को अपनी नाकामी का सबूत नहीं माना, बल्कि अपनी तैयारी का हिस्सा बना लिया। ठीक है, ये बाधाएं सफर का हिस्सा हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, कई लोग इन बाधाओं को देखकर रास्ता ही बदल देते हैं। राहुल ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनके विश्वास और दूसरों के विश्वास में क्या फर्क था? मेरे ख्याल से फर्क विश्वास शब्द की परिभाषा में है। ज्यादातर लोग विश्वास को एक भावना मानते हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग। लेकिन राहुल की कहानी में विश्वास एक भावना नहीं, एक एक्शन है। ये हर सुबह उठकर किताबों के सामने बैठ जाने का एक्शन है, भले ही पिछली रात आप कितने ही निराश क्यों न सोए हों। ये वो विश्वास है जो नतीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रोसेस पर टिका होता है। तो फिर वो क्या कोर आइडिया था जिसने इस प्रोसेस को ताकत दी? राहुल अपने व्लॉग में इसका साफ साफ जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, और मैं सीधे उनके शब्दों को बताना चाहूंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रतिभा से नहीं, निरंतर मेहनत से मिलती है।
ये लाइन उनकी कहानी का मतलब निचोड़ है। ये लाइन जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ दो बहुत बड़े आइडिया है। पहला तो ये कि इन्होंने टैलेंट के मिथक को सीधे सीधे चुनौती दी। हमारे समाज में टैलेंट को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो तो पैदाइशी होशियार है। ये सोच बहुत से लोगों को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। सही बात है। राहुल कहते हैं कि नहीं, ये गेम टैलेंट का है ही नहीं। और दूसरा आइडिया है निरंतर मेहनत। हाँ, और यहाँ निरंतर शब्द मेहनत से ज्यादा जरूरी है। मेहनत तो सब करते हैं, 12-14 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन निरंतरता का मतलब है अनुशासन, धैर्य और एक सही रणनीति के साथ लगे रहना, चाहे नतीजे दिखें या ना दिखें। अच्छा। मनोवैज्ञानिक इसे ग्रिट कहते हैं। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक लंबे लक्ष्य पर सालों साल टिके रहने का जुनून और धैर्य है। ग्रिट। ग्रिट का मतलब है बोरियत को झेलना, निराशा को झेलना और फिर भी अगले दिन उसी काम पर वापस लग जाना। ये कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट जैसा भी लगता है, जहां आप मानते हैं कि आपकी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत से बदला जा सकता है। बिल्कुल, ये दोनों आइडिया आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तभी आप ग्रिट दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मानेंगे ही नहीं कि मेहनत से कुछ बदलेगा तो आप निरंतर मेहनत करेंगे ही क्यों। राहुल की कहानी इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने खुद को ये यकीन दिलाया कि मैं मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, और फिर उस यकीन को सच करने के लिए ग्रिट दिखाई। ये तो हुई मानसिकता की बात, पर क्या उनके व्लॉग से ये भी पता चलता है कि उनकी रणनीति क्या थी? मेरा मतलब है, सिर्फ सोचते रहने से तो एग्जाम क्लियर नहीं होता। वो पढ़ते कैसे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। व्लॉग सीधे सीधे कोई टॉप 10 स्टडी टिप्स नहीं देता, लेकिन इशारे जरूर मिलते हैं। राहुल अनुशासित तैयारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई बेतरतीब नहीं थी। एक प्लान था। हाँ, एक प्लान था। उन्होंने शायद सिलेबस को रिवर्स इंजीनियर किया होगा। ये देखा होगा कि किन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, किन पर ज्यादा ध्यान देना है। प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होती हैं, ये स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा क्या छोड़ना है। और इसी अनुशासित तैयारी का नतीजा भी सामने आया। राहुल बताते हैं कि साल 2020 में उनका चयन आरआरबी जेई के माध्यम से जूनियर इंजीनियर जेई के पद पर हुआ। आज वो भारतीय रेल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी के पद पर हैं। यहाँ रुककर आरआरबी जेई के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। आरआरबी जे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जूनियर इंजीनियर परीक्षा देश की सबसे मुश्किल तकनीकी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों लोग बैठते हैं। हाँ, लाखों लोग बैठते हैं और सीटें कुछ हजार होती हैं। इसमें सफल होने का मतलब है भारतीय रेल के उस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनना जो इस देश की लाइफलाइन है। तो जब राहुल कहते हैं कि उनका चयन हुआ, तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये लाखों लोगों की भीड़ से निकलकर अपनी जगह बनाने जैसा है। और मुझे लगता है कि उस एक पल की कल्पना करना जरूरी है जब उन्हें वो सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दिखा होगा या वो चिट्ठी मिली होगी। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, वो आपकी पूरी यात्रा का सार होता है। राहुल के शब्दों में ही ये इस बात का सबूत था कि धैर्य और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो चिट्ठी उन हजारों घंटों की पढ़ाई का, उन अनगिनत रातों का, दोस्तों की शादियां छोड़ने का, हर एक त्याग का जवाब होती है। वो उस हर एक पल का जवाब थी जब उन्होंने खुद पर शक किया था। ये नौकरी से बढ़कर खुद की नजरों में अपनी इज्जत वापस पाने जैसा था। बिल्कुल, ये एक तरह का वैलिडेशन था। ये इस बात की पुष्टि थी कि उन्होंने जो रास्ता चुना, जो विश्वास अपने मन में रखा, वो सही था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये अपने आत्मसम्मान को फिर से हासिल करना था। उस एक पल में दुनिया अचानक ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो जाती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सफलता पाने के बाद ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन राहुल ने अपना एजुकेशनल व्लॉग शुरू किया और वो ये भी साफ करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो खुद को किसी विशेषज्ञ या गुरु के रूप में पेश नहीं करते। और ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। वो एक गुरु नहीं, एक गाइड बनना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह आपसे जुड़ना चाहता हूं जो उसी रास्ते से गुजर चुका है जिस पर आज आप चल रहे हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं जब देर रात तक पढ़ाई होती थी और मन में ये सवाल आता था कि क्या ये मेहनत रंग लाएगी। इस नजरिए का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है।
एक गुरु आपको ऊपर से रास्ता दिखाता है, लेकिन एक गाइड आपके साथ साथ चलता है। क्योंकि वो खुद उस रास्ते पर चल चुका है। उसे पता है कि कहाँ पत्थर है, कहाँ फिसलन है और कहाँ थोड़ा सुस्ताने की जगह है। जब राहुल अपनी कमजोरियां और अपने संघर्ष भी साझा करते हैं तो वो एक भरोसेमंद गाइड बन जाते हैं। मतलब उनका मकसद सिर्फ जानकारी या टिप्स देना नहीं है। नहीं, उनका मकसद उससे कहीं बड़ा है। वो सहानुभूति और प्रेरणा देना चाहते हैं। जब कोई तैयारी करने वाला छात्र राहुल की कहानी सुनता है तो उसे लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है, ये आदमी मेरे डर को, मेरे शक को समझता है। बिल्कुल। ये जो जुड़ाव महसूस होता है वो किसी भी स्टडी प्लान या टाइम टेबल से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये आपको उस मुश्किल दौर में अकेला महसूस नहीं होने देता और कभी-कभी यही सबसे बड़ी मदद होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो राहुल कुमार की कहानी से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, आपकी शुरुआत कैसी भी हो, वो आपके सपनों का आकार तय नहीं कर सकती। दूसरी, आत्मसंदेह और दूसरी चुनौतियां सफर का हिस्सा हैं, ये आपकी नाकामी का सिग्नल नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी को सुधारने का डेटा है। हाँ। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, टैलेंट एक मिथक हो सकता है, लेकिन ग्रिट और ग्रोथ माइंडसेट हकीकत हैं। निरंतर मेहनत ही असली कुंजी है। और आखिरी बात, जब आप मंजिल पर पहुंच जाएं, तो उन लोगों को न भूलें जो अभी भी रास्ते में हैं। बहुत अच्छे से इसे समेटा है। ये एक पूरी फ्रेमवर्क की तरह है। और मैं इस चर्चा को राहुल की ही एक अंतिम प्रेरक वाक्य के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने अपने व्लॉग के अंत में कहा है। एक परीक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप हार मानने से पहले हार न माने। ये एक शक्तिशाली अंत है, लेकिन मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। राहुल कुमार की कहानी बेशक सफलता की है, लेकिन ये इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हम सफलता को मापते कैसे हैं। क्या ये केवल एक पद या रैंक है, या उस पद तक पहुंचने की प्रक्रिया में विकसित हुआ चरित्र, अनुशासन और आत्मविश्वास है? अगर निरंतर मेहनत ही असली कुंजी है, तो क्या मंजिल तक पहुंचने की यात्रा अपने आप में मंजिल से कम महत्वपूर्ण है? शायद असली जीत उस पद को पाना नहीं, बल्कि उस पद के लायक इंसान बनने की प्रक्रिया है।